इसका ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ दिखाएंगे। कोई बॉडी है 1 2 3 4, इसमें कुछ पॉइंट्स थे, तो 1 चला गया 1 डैश पे, 2 आ गया 2 डैश पे, 3 आ गया 3 डैश पे एंड 4 आ गया है 4 डैश पे। मीन्स फर्स्ट वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेकंड वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थर्ड वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फोर्थ वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। लिखो अभी लिखो। ओके, इसमें लिखना बंद करो। अब देखो भाई, रोटेशनल मोशन जो ये चैप्टर इसमें पढ़ना क्या क्या पहले वो भी दिखा दो तुम्हें। इसमें तुम्हें सबसे पहले तो जानने पड़ेंगे कंपेयर करना, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन ये है क्या, कंपेयर करना। कंपेयर करेंगे क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें फॉर्मूला लिस्टिंग मिलेगा। फॉर्मूला जैसे इधर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला था, इधर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला था, तो इधर भी काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, इधर ट्रांसलेशनल मोशन यानी इधर रोटेशनल मोशन, इधर ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेमेटिकल इक्वेशन 3। फोर्स है तो फोर्स का भी इधर भी है, और ये सब है डायनेमिक्स की इक्वेशन। इसके बाद जो है वहां से डायनेमिक्स शुरू हुआ। फोर्स से लॉ ऑफ मोशन से क्या शुरू होता है, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के ये सब इक्वेशन है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी इक्वेशन है। जो इधर हमारा इक्वेशन है इन्हीं के तरह इधर भी इक्वेशन है। तो पहले मीनिंग समझते हैं, फिर उसका कंपैरिजन भी देखेंगे। तो मीनिंग ये है कि ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं भाई। अच्छा, मीनिंग के पहले ये दिखाना पड़ेगा। कंपेयर किया, फॉर्मूला मिला, इसके बाद फॉर्मूला में हमें जानने पड़ेंगे टॉर्क, टॉर्क जो हमारा न्यू आएगा, और एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद जानने पड़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉर्क वाला तो हम लोग 1 घंटे में पढ़ लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो है ना, ये अकेले इसको चाहिए कम से कम 2 घंटे। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो इधर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो इधर हमारा v है तो इधर ओमेगा है, इधर का v लीनियर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इधर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो इधर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इधर है देखो ये एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इधर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब तो पहले पढ़ा ही हम लोगों ने। इधर फोर्स है, इधर फोर्स का भाई है, इधर फोर्स का भाई क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क को होता क्या है वो आगे की बात। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए, और इधर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। चलो ए का तो भाई अल्फा है, लेकिन एम का भाई यहाँ पे आई है, तो एम का भाई यहाँ पे आई, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ वर्क है फोर्स डॉट मोमेंटम है, मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पे मोमेंटम का भाई है L, एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं। इसलिए यहाँ मोमेंटम P है तो इधर क्या है एंगुलर मोमेंटम L। m इंटू वी तो I इंटू ओमेगा, m का भाई I और v का भाई ओमेगा। एनालॉगी भाई मतलब एनालॉगी है, उसी की तरह ये है। वर्क जैसे निकाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स के बदले में क्या आएगा टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट dr के बदले आएगा dt का। फॉर्मूला सिमिलर है। पावर है dw/dt जो लिखते हैं हम लोग, फोर्स और वेलोसिटी यहाँ पे भी आएगा dw/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये है टॉर्क डॉट एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगा। m का भाई I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m का भाई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हाफ I और v के बदले में ओमेगा। और इधर है टोटल एनर्जी, टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन जितने भी फोर्सेस थे, याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, और सिस्टम भी यहाँ पे ध्यान रहे, इधर उधर पांच फ्यूचर मत सोचो भाई, कुछ लोग सोचते नजर आते हैं। अभी जो है बॉल, उस बॉल पे फोकस करना है, तो विकेट ले उड़ेगा। टोटल वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वैसे ही टोटल वर्क डन अगर रोटेटिंग बॉडी है उसमें भी टोटल वर्क डन निकालेंगे। टॉर्क लग रहा है, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3, तो सबका वर्क डन निकालेंगे। टॉर्क डॉट लिखी जाए टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक फाइनल एक इनिशियल। इंपल्स यहाँ इसको बोलते हैं एंगुलर इंपल्स, लीनियर इंपल्स उधर बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। लीनियर इंपल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एक्शन। एंगुलर इंपल्स भी होगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एक्शन, फोर्स का भाई है टॉर्क। और इधर है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो वैसे ही यहाँ पे है L फाइनल माइनस L
इनर्शियल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ भी है जैसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इधर है। तो सब कुछ तो एनालॉजी में है। ये फॉर्मूला मिल गया एनालॉजी में तुम्हें। इन फॉर्मूलाज में सब जानते हो, टॉर्क नहीं जानते, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते और एंगुलर मोमेंटम नहीं जानते। ये 3 पैरामीटर न्यू है तुम्हारे लिए, बाकी ये सब तो पहले भी जानते थे। ये जो 3 न्यू हैं, इन 3 के बारे में पहले जानना होगा, तब इन फॉर्मूलाज को यूज कर पाओगे। कुछ लोग छूटे हुए नोट को छाप रहे हैं, सुनने की जरूरत है पहले। तो ये 3 जो अननोन हैं इनके बारे में जानने पड़ेंगे। हाफ आवर तो ये लेगा और ये अकेले 2 घंटे लेगा। और ये क्यों बनाया है? ये तो एनालॉजी दिखाने के लिए दिखाया, दोनों को साथ साथ एनालॉजी देखी। इधर क्या है कि इनमें और इनमें कुछ रिलेशन भी है। वो रिलेशन था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। और इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या होता था? dv by dt मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन भी याद है, ठीक है? v इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर फॉर्म में होता है ओमेगा क्रॉस r। तो ये भी रिलेशन है। ये तो काइनेमेटिक्स का रिलेशन, डायनामिक्स का रिलेशन में एनालॉजी, और ये इन दोनों में रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों लिंक भी हैं। इस तरह से ये 3 जो अननोन हैं इनके बारे में जानना, इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो क्या है वो समझ लो। कंपेयर किए, फॉर्मूला का पता लगा, इनमें से इन फॉर्मूला को यूज किया है सर्कुलर मोशन में। लेकिन अब इधर हमें इन डायनेमिकल फॉर्मूला, डायनेमिक्स के फॉर्मूला जो है, डायनेमिक्स के एनालॉजी, इसका एनालिसिस करना है। इन फॉर्मूला को जानने हैं, कुछ के डिराइव भी करने हैं, कुछ फॉर्मूला के डेरिवेशन आपको जानने हैं और इनका यूज करना है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए वी नीड टू नो कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इसीलिए इसमें टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है? और ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उधर है, उधर मास को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इनर्शिया, और ये है रोटेशनल इनर्शिया। भाई खड़े रखने पड़ेंगे तुम्हें, ऐसे करके थोड़ी पढ़ाई होता है। खड़े हो जा, पता नहीं क्या करता है, खोया रखता नहीं। 2 आवर्स ये लगेंगे और 1 आवर बताया इसका लगेगा, अभी आधा घंटा तो इसी में लगेगा। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है, जब ये पढ़ लोगे तब ये फॉर्मूला को यूज करने लायक बनोगे। तो इस कंडीशन में पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें प्योर रोटेशन के न्यूमेरिकल्स। प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन था, प्योर रोटेशन जो न्यूमेरिकल, और तब फिर पढ़ेंगे लास्ट में कंबाइंड मोशन। क्या पढ़ेंगे? कंबाइंड मोशन, मतलब रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी दोनों कंबाइंड हो तो क्या मतलब? ऐसा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल भी। व्हील का मोशन, रोलिंग मोशन, रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो वो पढ़ेंगे कंबाइंड मोशन। और एक पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इतना पढ़ने हैं तुम्हें, और इसमें 1 आवर, 2 आवर, हाफ आवर, और प्योर रोटेशन में कम से कम 2 घंटे इसमें लगेंगे, कंबाइंड मोशन में 3 घंटे लगेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इसमें 1 आवर। तो पहले ये इंट्रोडक्टरी बात समझ गए क्या क्या करना है, और अब जरा समझे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन क्या है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन समझेंगे अभी। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा, साइड में खड़े हो जा। ऐसे बड़ा सुस्त हो जाता है, बात को समझो। ऐसे कर लेते हो फट से, ऐसे करने से बड़ी फिजिक्स आता है। भाई कैच लेना तो फील्डर जो है ना ऐसे रहता है बिल्कुल, क्या है तो बाउंड्री की तरफ खड़ा होता है, बैट आएगा, कैप्टन चिल्लाएगा अरे बॉल आ रहा है तेरी तरफ, तब फिर हाथ निकालेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे कैसे भी जाए, लेकिन सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। किसी गिवन टाइम इंटरवल में सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो। अगर ये ऐसे चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट सबका सेम नहीं होगा, क्योंकि इधर वाले का कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर वाले का ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बोलेंगे।
ऐसे जाए कि सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सब। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मूविंग बॉडी हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम गिवन टाइम, देन द मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे, कार है यहाँ से वहाँ चला गया, बॉल है थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वहाँ से वहाँ चला गया, उसका रोटेशनल इफेक्ट काउंट नहीं करते थे। बॉल जाते टाइम रोटेट भी करता गया होगा, लेकिन वो हम लोग रेंज में काउंट नहीं करते। हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं, मीन्स सारे बॉडी का सेम डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक आया तो सबका सेम डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक स्लाइड करेगा, बेंच स्लाइड करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो ये ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, मोशन ऑफ द ब्लॉक इन स्ट्रेट लाइन। कोई ब्लॉक को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराए, सारे पॉइंट का सेम डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऐसा मोशन हो जाए तो ये ट्रांसलेशनल नहीं है प्योर, इसमें रोटेशन का पार्ट भी आ गया। अब देखो प्योर रोटेशनल क्या होता है, तो सीलिंग फैन बेस्ट एग्जांपल। क्या है एग्जांपल? सीलिंग फैन है, उसमें क्या होता है कि सारे पॉइंट्स रोटेट कर रहे होते हैं एक एक्सिस के ऊपर। मान लो अगर ये रोटेशन एक्सिस है ये, तो इसके अराउंड सारे पॉइंट्स सर्कुलेट करेंगे, उन सर्कल्स का सेंटर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? लाइन। इस लाइन पे, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो इस लाइन पे जो पार्टिकल्स होंगे वो नहीं रोटेट करेंगे, वो नहीं रोटेट करेंगे। बाकी पार्टिकल्स जैसे सीलिंग फैन का सेंटर वाला पॉइंट वो नहीं मूव करता, बाकी पॉइंट्स मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में, और उन सारे सर्कुलर पाथ का सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारे सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ होगा? ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जितने भी पॉइंट होंगे वो नहीं मूव करेंगे। वैसा है तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पड़ेंगे पॉइंट्स वो मूव नहीं करेंगे, बाकी पॉइंट सर्कुलेट करेंगे अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बोलते हैं अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा। सारे पॉइंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सर्कुलेट करेंगे। अगर ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए इसके लिए, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। अगर इसका ये एक्सिस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए तो ये ऐसे रोटेट करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये ऐसे सारे पॉइंट्स देख लेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा कितना डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस का सर्कल बना लेंगे और ये चलना शुरू कर देंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। समझ गए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर के पॉइंट्स नहीं मूव करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर के पॉइंट बाकी पॉइंट्स मूव करेंगे। किसमें? कैसा पाथ में मूव करेंगे? सर्कुलर पाथ का सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होना चाहिए। और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इन स्पेस, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, वो नहीं मूव कर रहा, तो उस कंडीशन में द रोटेशन इज नोन एज प्योर रोटेशन। मतलब सीलिंग फैन वहां का वही है, रोटेशन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो ये प्योर रोटेशन। इसका मोशन प्योर रोटेशन है कि नहीं? इस फैन का मोशन प्योर रोटेशन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा है। अभी ऐसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हुआ, फिर देखो ऐसे है, इस तरह से ये चेंज हो रहा है। सीलिंग फैन है, अगर हाथ में पकड़ लिया उसके बाद ये रोटेट करता हो जाएगा, इधर से उधर तुम कर रहे हो, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अब मान लो व्हील का मोशन देखते हो, कार का व्हील मूव कर रहा है, तो कार के व्हील पे एक डंडा चिपका दो, ऐसे है टायर, इस पे एक डंडा चिपका दो, तो इसका मोशन कैसा होगा? इस तरह का मोशन होगा। इट मींस ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो इसका एनालिसिस हम लोग चैप्टर के लास्ट पार्ट में करेंगे। ऐसे को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को प्योर ट्रांसलेशनल और प्लस प्योर रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में समझना होता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को 1D along x एक्सिस 1D along y एक्सिस, वैसे ही कंबाइंड मोशन को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन समझते हैं।
कि कंबाइंड मोशन होने पे दोनों काम साथ साथ चलता है। ये चैप्टर क्लास में आएगा। अभी के लिए हम लोग का फोकस क्या है? समझना किसको? प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब क्या हुआ? इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इन स्पेस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। पढ़ो क्या लिखा है? तुमने भी तो बोला था पढ़ने को। तुम जितने देर में मुहूर्त निकालोगे ना पढ़ने को, उतनी देर में पढ़ कितना मुहूर्त ही निकालता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ सीलिंग फैन। देख लो यहाँ पे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसे कह रहा हूँ मोशन हो रहा है। ठीक है, सीलिंग फैन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर में, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस वर्टिकल लाइन जो सेंटर से पास हो रहा है, उस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हम मूव नहीं करेंगे, बाकी पॉइंट मूव करेंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मींस बाकी पॉइंट्स का जो सर्कुलर मोशन होगा, तो भी भाई खड़े हो जाए, पीछे वाले वो भी खड़े हो जाए, तेरा भी कंसंट्रेशन जाएगा। सबसे पीछे वाले इधर साइड में खड़े होके करो क्लास। जिसका कंसंट्रेशन लो होगा साइड में खड़े रहेंगे। ऐसा थोड़ी आकर के बस गाय भैंस की तरफ बैठे हुए हैं, चबा रहे हैं अपना नाम, कुछ हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके आगे देखेंगे क्या लिखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। आ जाएगा 1 मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्या लिखेंगे? Which does not move at all other points circulates around the center of rotation. मीन्स सेंटर्स जो उनके होंगे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा, तभी बोलेंगे कि एक्सिस के अबाउट सर्कुलेट कर रहा है। समझ गए? और ये कैनेमेटिकल एनालॉजी, ये डायनामिक्स का एनालॉजी, दोनों में क्या क्या एनालॉजी है टर्म के, स्टैंडर्ड जो टर्म है इनके। अब ये तीन को हम लोगों को पहचानने हैं। तीन को पहचानने के लिए सबसे पहले टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम देखें। क्या एनालॉजी लिखना है क्या? एनालॉजी मतलब तो ये नहीं लिखेगा, नहीं लिखा लिख ले भाई, लिखा एनालॉजी नहीं लिखेगा तो कैसे होगा? लिख ले। ये इसीलिए यहाँ पे बीच में लिखा है कि दोनों तरफ का टर्म समझते चलो। इसके बदले में ये आया, इसके बदले में ये आया। और ये सारे फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है, ऑलरेडी याद है तुम्हें, उसी में एनालॉजी फिट कर देने हैं, फॉर्मूला मिला हुआ है। और ध्यान देना, एक तरफ टॉर्क लिखेंगे, एक तरफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, दोनों भाई भाई है। ये भी डेफिनेशन में भाई भाई, बाकी यूज में अलग अलग है। तो टॉर्क एक तरफ लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, इसलिए दोनों का डेफिनेशन एक साथ चलेगा तो ज्यादा इजी होगा, जल्दी समझ जाएंगे। टॉर्क है एनालॉजी ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एनालॉजी ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखना बंद करो और जरा समझ लो, समझने का टाइम है ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है गेट, कोई भी डोर, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम यहाँ भी फोर्स लगा सकते हो, यहाँ भी फोर्स लगा सकते हो, और यहाँ भी फोर्स लगा सकते हो। 1 2 3। सबसे ज्यादा एंगुलरली एक्सेलरेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा वो किस पॉइंट पे फोर्स लगाना चाहिए? 1 नंबर पे फोर्स सब में 10 न्यूटन लगाया, सब में क्या किया? 10 न्यूटन लगाया, बट इसका इफेक्ट अलग अलग आया, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो वो टॉर्क है, इस कंडीशन में टॉर्क ज्यादा है इसलिए ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में टॉर्क कम है, कम एंगुलर एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो है, जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क के लिए फोर्स जरूरी होता है, लेकिन फोर्स हो तो टॉर्क होगा
या कम होगा या नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं। फॉर टॉर्क फोर्स इज मस्ट, बट फोर्स है तो टॉर्क इज नॉट मस्ट। टॉर्क के लिए फोर्स जरूरी है, नेसेसरी है, बट नॉट सफिशिएंट। फोर्स के साथ एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस भी होना चाहिए, इसको आर्म लेंथ बोलते हैं। फोर्स और ये आर्म लेंथ मल्टीप्लाई होकर के बनता है टॉर्क। फोर्स और ये आर्म लेंथ कम हो गया, बन गया कम टॉर्क। फोर्स आर्म लेंथ 0 है, नो टॉर्क। सो फोर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। बिना फोर्स के टॉर्क नहीं होगा, बट फोर्स है तो टॉर्क जरूरी नहीं है। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या है वो समझेंगे। थर्ड और तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग रिस्पेक्ट पे अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, अभी बताया हमने, ये भी हो सकता है। मतलब लाइक ये वर्टिकल है तो फिर किसी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस बन गया, ऐसे रोटेट करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो किधर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऐसे कैसे भी हो सकता है। जिधर होगा हर पॉइंट इसका देखेगा कितना कितना सेपरेशन है एक्सिस से, वो उसी रेडियस पे चलना शुरू कर देगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास कर सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां भी है, इस बॉडी के लिए रोटेशन अगर करना है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये बॉडी का हर पॉइंट अपना अपना देखेगा कि एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, और अपना सेंटर बना देगा एक्सिस पे, और इसके बाद रोटेट करना शुरू कर देगा। ये हो गया रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब देखो टॉर्क क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। टॉर्क का थोड़ा तो अंदाजा लगा भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन मेन डेफिनेशन है टॉर्क का, वो है R क्रॉस F। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इसको बोला टॉर्क। लिखो इतना, मोमेंट ऑफ फोर्स वैसे ही इधर आएगा, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से, उसका सिंबल का नाम है टाउ। टाउ इसको बोलते हैं, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3। टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 3, टाउ 3 तो 0 है। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। ये होता है MB। तुम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो एंगुलर मोमेंटम MBR। कभी सोचा कि MBR क्यों? एंगुलर मोमेंटम MBR कैसे है? नहीं सोचा, रट लिया। MBR रट लिया ना कि एंगुलर मोमेंटम यही है MBR। उन्होंने बोला था कि फिजिक्स वाले कराएंगे, उन्होंने बोला था फिजिक्स वाले कराएंगे। इसलिए केमिस्ट्री वाले बहुत सारा चीज पे टाल देते हैं। डालना चाहिए 20%, डाल देंगे 80%। ये बात ठीक है कि टॉर्क के लिए या एंगुलर मोमेंटम के लिए फिजिक्स वाले ज्यादा कराएंगे, लेकिन हर चीज फिजिक्स वाले ज्यादा नहीं कराते। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखने के लिए, अरे भाई लिखते ही रहोगे लगता है। एनालॉजी ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये, तो इसलिए अब देखा जाए डेफिनेशन में क्या है। कोई एक बॉडी है, मान लो देखो कोई एक बॉडी है, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये? अब ये हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया। कैसे फोर्स लगा? मान लो डोर है तो डोर को ओपन करने के लिए उसमें फोर्स लगा दिया। कोई फोर्स लगा है तो ये जो फोर्स लगा है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, और ये है सेंटर जिसके बॉडी रोटेट कर सकता है वहां, तो इस सेंटर से मिलाएंगे इस पॉइंट को, ये बनेगा आर। क्या बन गया ये? आर। तो आर और ये एफ, आर क्रॉस एफ निकालो, वही होगा टॉर्क। तो अगर हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकालने के लिए आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, तो आर का वैल्यू, एफ का वैल्यू है sin थीटा, वैल्यू वाइज तो ये होगा। टॉर्क का वैल्यू तो कम से कम ये होगा। अब देखो यहाँ पे ये है फोर्स का वैल्यू, क्या है ये? मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा लिख सकते हैं आर का वैल्यू इनटू sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो आर का वैल्यू इनटू sin थीटा है, ये है तुम्हारा क्या है वो देखते हैं। ये है आर, ये है एफ, दोनों का हेड हेड मिला हुआ है। क्या दोनों का हेड मैचिंग है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है टेल मैचिंग या हेड हेड मैचिंग, दोनों के बीच का स्मॉल वेक्टर। तो ये वाला एंगल थीटा हम लोग ले सकते हैं, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब ये बताओ, इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें फोर्स के लाइन पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इस पे हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाला लेंथ क्या होगा? ये वाला लेंथ क्या होगा? ये है आर, 90 डिग्री, ये थीटा, ये होगा आर cos थीटा, और ये होगा आर sin थीटा। तो ये तो आर sin थीटा है, ये एंगल है, ये आर है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये एंगल के सामने वाला होता है ना आर sin थीटा, और ये क्या होगा? आर cos थीटा। और हमारा टॉर्क में हरा है आर sin थीटा, इसलिए इसको बोलेंगे, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई? तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जा रहा है, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकल रहा है, उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्म लेंथ। और इससे मिल गया हमें टॉर्क का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ। मतलब जितने आर्म लेंथ पे ये फोर्स लगा है, ये हो गया टॉर्क का शॉर्टकट में कैलकुलेशन का फॉर्मूला। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जिस पॉइंट का टॉर्क निकाल रहे हो, मतलब जिसके ओर रोटेट करना चाहेगा ये, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किसका? तो इससे मिल गया टॉर्क। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा वो अलग मैटर है, वैल्यू तो पता लग गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो आर क्रॉस पी है, मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले लिए, हमें ऑरिजिन के अबाउट चाहिए। कोई बॉडी मूव करके जा रहा हो ऐसे, ये है मोमेंटम, क्योंकि इधर ही इसका वेलोसिटी है। तो लाइन ऑफ मोशन ये है ना लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बदले में लाइन ऑफ मोशन देखें, पी का लाइन। तो ये पार्टिकल एम मास का था, ऐसे जा रहा था। अब इसका मोमेंट निकालना, आर क्रॉस पी करना है, तो आर होगा जिस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, वहां से अब ये पॉइंट जहां है वहां को मिलाएंगे और इसको क्या बोलेंगे? आर वेक्टर। अब आर क्रॉस पी करने हैं, तो अब बताओ आर क्रॉस पी कर रहे हैं तो थीटा कहाँ है? थीटा कौन है? चाहे तो आप ये आर को और आगे बढ़ा करके टेल मैचिंग करा लो, तो ये थीटा है, या तो फिर पी मोमेंटम वेक्टर है, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो तो ये वाला बन जाएगा। यही है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जिस पॉइंट के अबाउट तुम निकाल रहे हो लाइन ऑफ मोशन पे, अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर डाल दें, इस पे क्या डाल दिया? इस पे परपेंडिकुलर डाला लाइन ऑफ मोशन पे। जिस लाइन ऑफ फोर्स था तो फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, वैसे ही मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाया, और जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो इससे परपेंडिकुलर डाल दें। ये आर, ये थीटा, तो ये क्या है?
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उससे लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना है r sin थीटा है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम जब निकालोगे तो इस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो r का वैल्यू, p का वैल्यू एंड sin थीटा। इसको हम लोग लिखेंगे p का वैल्यू इनटू r sin थीटा लिखेंगे, और फाइनली क्या लिख देंगे p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। डायरेक्शन तो अलग मैटर है। अब देखो कोई सर्कुलर मोशन मान लो कर रहा हो, क्या कर रहा है ये सर्कुलर मोशन, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये अभी यहाँ है, v वेलोसिटी से जा रहा है। ये कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो मोमेंटम कितना हुआ mv। मान लो इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है तो मोमेंटम क्या हुआ mv, और इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलेट कर रहा है तो ये बन गया r। ये क्या बन गया r वेक्टर। तो अब बताओ जरा r क्रॉस p करने हैं, यानी कि r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालना है, तो चाहे तो तुम r क्रॉस p करके इवैल्यूएट करो, या तो फिर p का वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करो। आप देखिए तो मोमेंटम तो mv है, वैल्यू लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, लाइन ऑफ मोशन का, किससे, जिसके अबाउट निकाल रहे हो उससे। तो बताओ कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या मिला, कोई भी सर्कुलेटिंग बॉडी अगर है, सर्कुलेटिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो mv r। लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। ये तो सर्कुलेटिंग वाले के लिए स्पेशल केस है। जरूरी थोड़ी है कि हर बॉडी सर्कुलेट कर रहा हो, कोई कहीं जा रहा हो उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा। वो कैसे निकालेंगे, r क्रॉस p से ही निकालेंगे, और वो होगा p का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किसका एनालॉगी हुआ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, हाँ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, mvr मत बोलो, मेन फॉर्मूला। फिजिक्स में अगर बोला जाए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो r क्रॉस p बोलना, वो तो स्पेशल केस है mvr। जनरल केस क्या है, r क्रॉस p। शॉर्टकट में मारेंगे तो p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mvr सिर्फ स्पेशल केस सर्कुलेटिंग में। अब केमिस्ट्री वाले को खाली सर्कुलेटिंग ही डिस्कस करने होते हैं, इसलिए इसमें जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो आपको बता देते हैं mvr। चलो अब इसको नोट करने पड़ेंगे। चलो भाई अब क्वेश्चन देखने हैं इस पे। सर एक बार वो किसको, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, जिसको भी कम समझ में आया हो एक बार फिर से सुन लो। देखो पार्टिकल एक m मास का किधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सब लोग ध्यान से देखो, फिर से एक बार बता दे रहे हैं ऐड करके। पार्टिकल तो कहीं भी जा सकता है, जाने के लिए कहीं मना नहीं है। अगर मान लो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा होता तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑरिजिन से पास हो जाता। सुन लो सारे लोग, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ समझो। अगर ये पार्टिकल इधर ही जा रहा होता तो इसका लाइन ऑफ मोशन इसी ऑरिजिन से पास होना होता। तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो रहता। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो है। लीनियर मोमेंटम का वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना भाई। तो जब p भी इसी डायरेक्शन में जिधर r हो जाए, r के डायरेक्शन में ही p हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। लेकिन किसी और डायरेक्शन में है p, सिद्धार्थ देखो ध्यान से, कहीं है p किसी डायरेक्शन में, तो p है इस डायरेक्शन में, तो ठीक है भाई, इस लाइन ऑफ मोशन को आगे पीछे बढ़ा लो। और अब तुम्हें ऑरिजिन के अबाउट निकालने हैं टॉर्क, ये एंगुलर मोमेंटम। तो ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने होंगे मोमेंटम में, क्योंकि r क्रॉस p, r p sin थीटा है,
P को इधर रखेंगे, इधर r sin थीटा आएगा, r sin थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो जिस पॉइंट के अबाउट निकालने हैं तुम्हें एंगुलर मोमेंटम, उस पॉइंट से जहां पार्टिकल लोकेटेड है उसको मिलाएंगे, ये r वेक्टर है और इसका मोशन जिधर है वो है हमारा वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम। इसको आगे पीछे बढ़ाने हैं और जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उससे परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे, क्योंकि r क्रॉस p है बाय डेफिनेशन। तो r वैल्यू p वैल्यू sin थीटा, p का वैल्यू रखा और r sin थीटा को, r का मैग्नीट्यूड एंड sin थीटा, r sin थीटा को हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये वाला है r और ये वाला है p। चाहे तो p को बैकवर्ड एक्सटेंड कर लो, तब देखो दोनों के बीच का एंगल हेड हेड मैचिंग करा के, या p को आगे बढ़ा दो, इसको r को आगे बढ़ा दें तो p का टेल और r का भी टेल, तो दोनों के बीच का एंगल स्मॉलर एंगल थीटा। ये थीटा ले सकते हैं, ये थीटा ले सकते हैं। तो अब ये r है, ये थीटा है, तो r sin थीटा ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे mv में, लीनियर मोमेंटम में, तो मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। जिस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स था तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दिया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा लेंगे। हो सकता है फोर्स इस पे ऐसे लग रहा हो, ऐसे, तो इसका बैकवर्ड में एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है, बोर्ड पे देखो, अगर ये P पॉइंट है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लग रहा है तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लग रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लगेगा तो जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, फाइंड टॉर्क of F1 equal to 20 न्यूटन एस ऑन। जनरली जो टॉर्क निकालना होता है, एक पुली है सीलिंग से फिक्स है और इस पे एक F1 फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है, चलो एक F2 भी लग रहा है। F1 है 20 न्यूटन, F2 है मान लो 30 न्यूटन। दोनों का टॉर्क निकालो। रेडियस ऑफ पुली इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है। दो फोर्स लग रहे हैं दोनों तरफ से पुली पे। फाइंड टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन F1 फोर्स एस ऑन और द पुली, मतलब पुली के लिए एक टॉर्क निकालेंगे, पुली पे लग रहा है फोर्स। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्या है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन? इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, टॉर्क रोटेट करेगा। अब किधर करेगा टॉर्क? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 30 से इसको रोटेट करना चाह रहा है, ये 30 से किधर रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। इट मींस कॉमन सेंस कह रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट करेगा। टॉर्क लेकिन निकालने हैं, ध्यान दो। तो इधर टॉर्क निकालने हैं तो इधर ही वाला जो रोटेशन कराना चाहे उसको पॉजिटिव ले ले। बताओ भाई F2 वाले का टॉर्क बाई F2, चलो एक बार दिखा दे रहा हूँ, तुम बाद में लिखना। F2 का टॉर्क अगर देखें तो F2 का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू। तो F2 का वैल्यू है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखने पड़ेंगे। लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? रेडियस ही है, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगा, इसलिए 30 इंटू 2 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा। न्यूटन मीटर होगा ना, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है? जूल भी नाम है, लेकिन यहाँ पे जूल नहीं लिखेंगे। यही अगर वर्क डन होता तो वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी न्यूटन इंटू मीटर है, इसको जूल बोलेंगे, क्योंकि जूल बोलने से वर्क का सेंस क्लियर होता है। न्यूटन मीटर हम लोग रखते हैं टॉर्क के लिए, दोनों है एक ही चीज। ये भी न्यूटन मीटर ही है, लेकिन इसका निक नेम जो होता है जूल, उसको वर्क के लिए यूज करते हैं, एनर्जी के लिए यूज करते हैं, टॉर्क के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि टॉर्क का
मीनिंग जो है वो एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, टॉर्क फोर्स का एनालॉगी है, इसलिए इसका यूनिट भी अलग ही है। ये भी न्यूटन मीटर बोला जा सकता है, वर्क भी, लेकिन इसको न्यूटन मीटर बोलते हैं और इधर को जूल बोलते हैं। ठीक है, फेमस यही है। तो ये 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क हुआ, किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन F1 क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, दोनों लड़ाई होगी। अगर मान लो ये 20 ये भी 20 होता तो 20 × R इधर टॉर्क लगता, 20 × R इधर रोटेशन कराने के लिए लगता, दोनों काउंटर बैलेंस कर लेते और ये पुली रोटेट ही नहीं करता। इधर से एक मंकी 10 kg का, इधर से एक मंकी 10 kg का लटक गया हो रोक लगा करके, ना पुली इधर जाएगा ना पुली इधर। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में 30 वाला तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाहेगा। अब बताओ इसका डायरेक्शन कैसे निकालें? अब तक तो सिर्फ वैल्यू की बात हुई है, डायरेक्शन निकालने के दो मेथड फेमस हैं, और डायरेक्शन में अगर फंस गया तो फिर फंस जाओ। डायरेक्शन निकालने के लिए किसी फोर्स का टॉर्क का डायरेक्शन चाहिए, तो उस फोर्स का देखो शॉर्टकट में कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है। तो पुली को ऐसे रोटेट कराना चाहता है, इसका क्या टेंडेंसी है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कराना, और जिसका ऐसे रोटेट कराने का टेंडेंसी है राइट हैंड निकालो, और ये राइट हैंड का एक थंब है और ये है कर्व फिंगर। ये क्या है? अगर इस कर्व फिंगर से हम लोग रोटेशन सेंस को रिप्रेजेंट करें तो थंब है टॉर्क का डायरेक्शन। मतलब ये रोटेट ऐसे कर रहा है, इस रोटेशन को ऐसे दिखाएंगे तो ये टॉर्क का डायरेक्शन, ये है रोटेशन सेंस, तो ये है टॉर्क। मतलब ये हो गया डॉट में, डॉट क्रॉस राइटवर्ड अपवर्ड लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड, ये है डॉट और ये है क्रॉस। पता है ना तुम्हें? तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो डॉट में। क्लियर है यहाँ तक? एक तो मेथड ये है, सिंपल है, सबसे शॉर्टकट है। सेंस ऑफ रोटेशन इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये क्या है? कुछ लोग लूज सेंस में बोलते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होता नहीं है, लूज सेंस में बोलते हैं कि इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। स्कूल में ऐसा बोलते हुए टीचर मिल सकते हैं, 50% चांस है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी जैसा है कि ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है क्या? चाहे अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड होगा, राइटवर्ड होगा, डॉट में हो, डॉट में हो, के कैप में हो, या माइनस के कैप में हो, आई में हो, जे में हो, ऐसे वेक्टर होते हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर थोड़ी होता है, टॉर्क तो वेक्टर है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता है। टॉर्क का डायरेक्शन ये है, सेंस ऑफ रोटेशन ये है। तो जो फोर्स जैसे सेंस में रोटेट करा रहा है उस हिसाब से लोग लूज सेंस में बोल देते हैं कि अच्छा इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। अरे भाई इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इस सेंस में ये रोटेट करना चाहेगा, टॉर्क तो इधर है। सिमिलरली इसका टॉर्क इधर है तो इसका टॉर्क है क्रॉस में, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कराएगा, ऐसे रोटेट मतलब ऐसे, तो ये है टॉर्क। इसका है टॉर्क डॉट में के कैप और इसका है टॉर्क माइनस के कैप, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों वेक्टर को नेट टॉर्क निकालने होंगे तो दोनों को ऐड करने पड़ेंगे, जैसे नेट फोर्स निकालते थे वैसे ही नेट टॉर्क। अब बताओ जरा F1 का नेट टॉर्क, F1 का टॉर्क क्या हो जाएगा? तो F1 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका तो हम लोग लिख सकते हैं, ये टॉर्क था जो F2 का टॉर्क, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वैल्यू लिखा 60, और इसको क्या लिखेंगे भाई? तो ये डॉट में था तो डॉट में लिख सकते हैं, या फिर इसको के कैप लिख सकते हैं। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है तो इसको क्या लिखेंगे? के कैप लिखेंगे। समझ गए? टॉर्क का डायरेक्शन i j k में लिख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी वेक्टर का नहीं होता है, वो उस टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन है, मतलब वो इस सेंस में रोटेट कराना चाहेगा। F1 का बताओ कितना हो जाएगा टॉर्क? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 2। इसलिए टॉर्क का वैल्यू तो जरूर हमारा मिल जाएगा, F1 के टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा 40 न्यूटन मीटर। लेकिन 40 न्यूटन मीटर है, इसका डायरेक्शन के साथ अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 40 और माइनस ठीक है, क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, सेंस ऑफ रोटेशन कर्व फिंगर, तो थंब है टॉर्क का डायरेक्शन। शॉर्टकट में ये है, ठीक है। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा भाई? तो नेट टॉर्क होगा फर्स्ट वाले का प्लस सेकंड वाले का, दैट इज 60 के कैप, ये वाला 40 था,
टॉर्क 1 लिखा है तो टॉर्क 1 का ही लिखें 40 ना माइनस के गैप और प्लस 60 के गैप, इसलिए क्या मिला 20 के गैप। ये मिल गया टॉर्क का डायरेक्शन के साथ नेट टॉर्क वैल्यू। यहाँ तक कितने लोग समझे जरा एक बार हाथ बता देंगे? और धीरे धीरे उठ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहा है। चलो अब देखो, लिखो मत भाई पहलवान। दूसरा मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन, दूसरा मेथड है जो स्टैंडर्ड है, राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा क्या है? राइट हैंड स्क्रू रूल। ये कैसे निकालेंगे वो देखो। टॉर्क का बताओ डेफिनेशन क्या होता है? टॉर्क का मतलब बेसिक फॉर्मूला, सबसे मेन फॉर्मूला वो क्या है? R प्लस F। हम लोग निकालना चाहते हैं इस वाले F1 के टॉर्क का मान लो, ये है F1 फोर्स 20, जिस पॉइंट पे लग रहा है ये पॉइंट, तो ये हुआ R। बोलो R वेक्टर तो ये जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा उस पॉइंट को मिलाएंगे जिसके अबाउट टॉर्क नहीं, इसी के अबाउट ये रोटेट करना चाहेगा ना भाई ऐसे, तो इसके अबाउट टॉर्क के लिए इंटरेस्ट होगा अपना, जिसके अबाउट रोटेशन सेंस होगा उसी के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ये है R, ये है F। क्लियर है? R क्रॉस F होता है टॉर्क। तो इस जब भी हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का निकालते हैं तो पहला स्टेप होता है टेल टेल मैचिंग, याद है? जिन दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है उनका टेल टेल मैचिंग करते हैं। फिर इनसे बना होता है प्लेन, इस प्लेन के पर्पेंडिकुलर स्क्रू लगाते हैं और स्क्रू से ए अगर है ए क्रॉस बी निकालना तो ए से इंडिकेटर को बी की तरफ ले जाते हैं, इससे स्क्रू खुलता है तो इधर ये बताया था राइट हैंड स्क्रू। या फिर ए है बी है, ए क्रॉस बी ये है डायरेक्शन, बी क्रॉस ए तो बी क्रॉस ए ये है डायरेक्शन, ए क्रॉस बी ये है डायरेक्शन, आई क्रॉस जे आई जे, आई क्रॉस जे के, बट जे क्रॉस आई इसलिए एक बार थंब रखोगे अपने आप पता लग जाएगा। अगर आई क्रॉस जे है तो ये है के, और अगर ये इधर हो जाए तो समझ लेना कि हमारा कर्व फिंगर ऐसे जो जा रहा है आई क्रॉस जे की तरफ जाए तो आई क्रॉस जे तो ये मिलेगा, अगर जे क्रॉस आई हो गया तो अपोजिट। यही होता है राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। तो इस हिसाब से अब देखो दोनों का टेल टेल मैच कर दिया, ये है R वेक्टर, ये है F वेक्टर। अब बताओ जरा R क्रॉस F किधर होगा? R है F है, चाहे तो राइट हैंड स्क्रू लगा करके घुमाएं स्मॉलर एंगल के थ्रू, तो R क्रॉस F करेंगे तो बंद होगा स्क्रू, क्रॉस पे जाएगा, क्रॉस पे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मत भूलना, क्रॉस पे जा रहा है स्क्रू से लगाए तो क्रॉस में जा रहा है, R क्रॉस F कर रहे हैं, R की तरफ इंडिकेटर रखा, F की तरफ घुमा रहे हैं, R क्रॉस F करने से क्रॉस में होगा। ठीक है? क्रॉस में मतलब माइनस के है, या फिर राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो ऐसे थंब लगाया है इसमें तो देखा कि ये F क्रॉस R कर रहा है, ये तो हमारा F से R की तरफ जा रहा है, तो F क्रॉस R हमें तो चाहिए R क्रॉस F, इसलिए इधर नहीं उधर माइनस के, इसलिए इसका हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर और इधर माइनस के। समझ गए? शॉर्टकट आप वो समझो, लेकिन इसको भी जानना है, जो बेसिक है वो जरूर जानना है। सॉफ्टवेयर में क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन पहचानो और थंब से पता लग जाएगा डायरेक्शन। सेंस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में कर्व फिंगर ये बता देगा, डॉट माइनस के क्या है। समझ गया? नेट। चलो भाई एक और हम लोग पता करेंगे। जल्दी के चक्कर में गड़बड़ तो कुछ लोग करेंगे। निकालना है, दो फोर्स हैं, दोनों का टॉर्क निकालना है। हाँ, दोनों के टॉर्क निकालना है, दो फोर्स हैं, इन दोनों के टॉर्क निकालना है। 40 न्यूटन 60 न्यूटन
तो जल्दी करो, जिसका हो जाएगा 3 लोग रेस्ट ऑफ टाइम। रिमोट क्या इसी में लगा हुआ है। देखो 40 न्यूटन का टॉर्क तो इजीली निकालना होगा कितना भाई, 80 आया, और ये ऐसे रोटेट करा रहा है, मतलब क्या है, तो 80 के क्या है, इसका मिला 80 के क्या है, इसका तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसका ही तो मेन है 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस डायरेक्शन में करेगा भाई, तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब माइनस के कैप में, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 और 120 माइनस के कैप। अभी तो लगाएंगे कैसे करेंगे, आप धोखा खा गए। इस 60 न्यूटन जो फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाओ। तो मैं तो भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ही तो आगे बढ़ाने होते हैं। सुनो, अगर मान लो ये ऐसे होता तो भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता, अगर स्ट्रिंग ऐसे निकलता तब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही आ नहीं होता, तो कहीं से निकले परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ ही होने हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है भाई, टेंजेंशियल ही निकलेगा, स्ट्रिंग तो टेंजेंशियल ही निकलेगा, तो इसलिए इतना ही होगा। देखते हैं कितना है। ये अपना बेचारा रोटेट कर सकता है ऐसे। फाइंड टॉर्क बाय नॉर्मल फ्रिक्शन एंड mg, नॉर्मल फ्रिक्शन एंड mg ऑन द स्फीयर। 3 है फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड mg फोर्स। तीनों का टॉर्क जल्दी से निकालो जो स्फीयर पे लगेंगे ऑन द स्फीयर। रेडियस वही 2, वही अच्छा रहता है रेडियस।